हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक काल पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले बना दिया है, ये उत्तर वैदिक काल का पार्ट 2 है। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा पार्ट 3, जिसमें हम जितने भी हमारे वेद हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, जितने भी वेद हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद है, जितने भी ग्रंथ हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में भी जैसे ऋग्वैदिक काल में कुछ स्रोत थे जिससे हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती थी, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में भी हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि क्या है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस काल में इस जो टाइम पीरियड है इस काल का, वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में है। और इस काल में जो हमें स्रोत मिले हैं वो है अतरंची खेड़ा नामक एक जगह है। वहाँ से हमें सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले हैं और बहुत ज़्यादा लोहे के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। तो ये पता चलता है कि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, लोहे का जो प्रयोग था वो प्रयोग करना शुरू हो चुका था। साहित्यिक स्रोतों में अगर हम देखें तो इस काल में जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो 3 वेद हैं, इनकी रचना इस काल में हुई थी। ऋग्वेद की ऋग्वेदिक काल में, यानी कि जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हमने पढ़ा, उस काल में हो चुकी थी। और इन तीनों की रचना इस काल में हुई थी। इसके अलावा इस काल में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई थी। तो इनके बारे में जो पूरा डिटेल है, आप यहाँ जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ले सकते हैं। इनके बारे में जो और डिटेल है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, यानी पार्ट 3। तो उस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम आगे इसके बारे में उत्तर वैदिक काल की जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, राजनीतिक व्यवस्था बताने से पहले मैं थोड़ा इनका भौगोलिक विस्तार बता देती हूँ कि जैसे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो ब्रह्म देश यानी ब्रह्मवर्त तक आ चुके थे, लेकिन इस उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये कुछ और आगे भी बढ़ चुके थे। तो हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार जो था वो शतपथ ब्राह्मण के विदय माधव की कथा से हमें मिलता है। और ये पता चलता है कि ये ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था उससे आगे आ चुके थे। और तत्पश्चात ये हिमालय और विंध्याचल के मध्य क्षेत्र तक भी आ चुके थे, जिसे आज जो विदर्भ तक का जो क्षेत्र है वहाँ तक ये आ चुके थे। और इन्होंने पूरे एरिया को आर्यवर्त नाम दिया था। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र आ चुका था, राजा की इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी थी। अलग अलग क्षेत्रों में राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था। जैसे राजा को तो वैसे उपाधियां मिल चुकी थी, जैसे राजाधिराज, सम्राट, एकराट, ये सब नाम से उसको उपाधियां दी गई थी। लेकिन अलग अलग जगहों पर राजा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। ये हमें राजा की उत्पत्ति के बारे में हमें ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा को, जैसे एक क्षेत्र है पूर्व के क्षेत्र में राजा का नाम सम्राट हुआ करता था, पश्चिम में उसे स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य देश में राजा के नाम से जाना जाता था। उनको उपाधियां दी गई थी। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करके वो अपना अनुष्ठान करते थे, अपनी जो पावर थी, उनकी शक्ति को वो एक्सप्रेस करते थे। राजा तो देवता का प्रतीक समझा जाने लगा था। और जनता ने आपस में समझौता करके राजा को एक प्रतिष्ठित किया था कि हाँ भाई, ये हमारा राजा होगा। और वैराज्य का तात्पर्य है कि उस राज्य से जहाँ पर कोई राजा नहीं हुआ करता था, तो उस क्षेत्र को वैराज्य बोलते थे। राजा की जो दैवीय शक्तियाँ हैं, उत्पत्ति है, उसके बारे में सबसे पहले हमें ऋग्वेद से पता चलता है। और बाद में शतपथ ब्राह्मण से हमें ये पता चलता है कि उसका राज्याभिषेक किस तरीके से होता था। और कहा कि किस तरह के, ऐसा बोला गया कि 17 प्रकार के जलों से उसका राज्याभिषेक किया जाता था। और इसके अलावा हमें अथर्ववेद में सभा और समिति नाम की 2 संस्था के बारे में पता चलता है। और इसको, सभा और समिति दोनों को, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा में जो एजेड या जो बुजुर्ग लोग होते थे, सम्मानित व्यक्ति होते थे, उन्हें सम्मिलित किया जाता था। तथा समिति में गांव के जो सभी अडल्ट पुरुष होते थे, महिलाएं जो सदस्य होते थे, उनको शामिल किया जाता था। और सभा और समिति के अलावा एक और संस्था थी, विदत। तो विदत जो है वो ऋग्वैदिक काल में भी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते विदत जो है, ये संस्था ना के बराबर एकदम लुप्त हो चुकी थी।
इस काल में कोई भी स्थायी सेना का हमें प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी कहीं कहीं हमें गणतंत्र के उदाहरण मिलते हैं और इस टाइम पे पांचाल जो है सब सर्वाधिक विकसित राज्य हो चुका था। इसके अलावा ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से टैक्स वसूलते थे और बलि भी लेते थे और ये सब चीज़ें करते थे। और ये जो टैक्स वसूलने की जो मात्रा थी वो तकरीबन 1/16 हुआ करती थी। तो ये हमारा राजनीतिक व्यवस्था यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था पे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऋग वैदिक काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो अपने कामों के आधार पर जिनको कैटेगराइज किया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये अपने बर्थ के आधार पर अपने कैटेगरी में ही रह गए। जैसे ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण का ही काम करेगा, क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, तो वो जन्म के आधार पर हो गया। और ये जो चीज़ें इस काल में बहुत जटिल हो गई और इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान जो था वो बहुत बढ़ गया। ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म ना होकर जाति पर हो गया तथा इस सब चीज़ों में कठोरता आने लगी। हम ये देखते हैं कि ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव तथा शूद्र के लिए आधव शब्द यूज किया गया है। जो चौथा वर्ण था शूद्र, वो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को हीन या कमज़ोर जो है समझा जाने लगा था। ऐतरेय ब्राह्मण में हमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से टैक्स वसूलने का काम करते थे। शूद्र का काम होता था तीनों की सेवा करना। और इसके अलावा अगर वुमेन्स की अगर यहाँ पे देखें स्थिति कैसी थी तो बहुत अच्छी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आती उनकी स्थिति में गिरावट आई थी और पुत्र को परिवार का रक्षक बोला जाता था। और उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। 3 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी हमें मिलती है। और चौथा आश्रम जो था संन्यास, उसकी अभी स्थापना नहीं हुई थी। तो ये हमारी हो गई सामाजिक स्थिति। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। धार्मिक इस काल में जो उपासना की जो पद्धति थी वो यज्ञ एवं कर्मकांड। देखिए, ब्राह्मणों का अगर उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी तो कर्मकांड और यज्ञ होना स्वाभाविक है। तो इस काल में जो आर्य थे वो जो देवी देवता थे उनकी पूजा करते थे, लेकिन जो पहले देवी देवता थे अब वो देवी देवता उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। अब दूसरे देवी देवता और जो पूजा करने का तरीका है उसमें भी बदलाव आया। तो पहले जहाँ इंद्र हुआ करते थे मुख्य देवता, अब वो प्रजापति को उसको सर्वोच्च स्थान मिल चुका था। रुद्र और विष्णु 2 अन्य प्रमुख देवता थे और जो वरुण देवता थे वो जल के देवता माने जाने लगे, जबकि पूषण जो है वो अब शूद्रों के देवता माने जाने लगे। इस काल में जितने भी वेद हैं उनके अपने अपने पुरोहित हुआ करते थे। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता था, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद का अर्धव्यु एवं अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के हमें यज्ञ प्रचलित हुए हैं, जैसे सोम यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसू यज्ञ है। तो बहुत सारे यज्ञ के इस बारे में हमें धार्मिक व्यवस्था में इस काल में हमें पता चलता है और इस काल में बड़ी मात्रा में पशु बलि भी दी जाने लगी। अब बात कर लेते हैं आर्थिक व्यवस्था की। तो ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था और सेकेंडरी जो इनका ऑक्यूपेशन था वो कृषि था। अब इसमें चेंजेस आ गए, जो मुख्य पेशा है वो कृषि हो गया और जो पशुपालन है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया इनका। और इस समय में हमें शतपथ ब्राह्मण से ये पता चलता है कि कृषि के औजार हैं, कृषि के जो चीज़ें हैं उनका यूज़ किया जा रहा था। लोहे के साक्ष्य आ जाने से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी और हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे अथर्ववेद से हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति थे पृथ्वीवेन, उन्होंने सबसे पहले हल चलाया था और कृषि को उन्होंने जन्म दिया था। इस काल में हाथी वो एक मुख्य जानवर बन गया था। इसके अलावा गधा और सूअर को भी पाला जाता था। ये सब सारी चीज़ें हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलती हैं। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों का, जिसको हम मृदभांड कहते हैं, का यूज़ करते थे। काले व लाल भांड, काले रंग के भांड, चित्रित धूसर मृदभांड व लाल भांड। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चित्रित धूसर मृदभांड है तो चारों इम्पॉर्टेंट, लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस काल के लोगों में लाल मृदभांड सबसे ज़्यादा फेमस था, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की विशेषता है।
ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का भी उल्लेख है। श्रेष्ठीन एक श्रेणी होता था, जो व्यापारी होते थे उसके प्रधान को श्रेष्ठीन बोला जाता था। और हमें यह भी पता चलता है कि अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख किया गया है, और निष्क और शतमान और पाद और कृष्णन आदि विभिन्न इकाइयाँ थी जिससे समाज में लेन देन का काम किया जाता था। और शतपथ ब्राह्मण में हमें महाजनी प्रथा का उल्लेख मिला है। सूदकोर को कुसीदिन कहा जाता था। और हमें जो ऊन का उल्लेख मिला है कि इस समय ऊन जो था उसका भी उल्लेख यूज़ किया जाता था। बुनाई का काम जो है वो स्त्रियां करती थीं। और इस काल में ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सारे जो उद्योग धंधे उन सबको देखने के बाद भी हम यही कहेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें नगर के जो साक्ष्य हैं वो पूरी तरीके से नहीं आए थे। इसीलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में नगर शब्द की जानकारी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर वैदिक काल एक ग्रामीण समाज ही था। तो ये हमारा उत्तर वैदिक कालीन भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हम सारे वेद और आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। थैंक यू सो मच।